बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 2024 के आम चुनाव में विपक्ष की ओर से वो साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं। निरुपम साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि एक साझा उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर भरोसा किया जा सकता है क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ? देखिए, उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली जरूरत यह है कि विपक्षी पार्टियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एकता तैयार हो। तो नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में सत्ता पलट किया, उससे एकता की उम्मीद बहुत जगी है। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव है। अब रह गई बात कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, हिंदुस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहां व्यक्तियों के टकराव पे चुनाव नहीं होता। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके बीजेपी ने कुछ उस तरह का स्वरूप दे दिया लोकसभा चुनाव को। दरअसल यहां पे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिन पार्टी या जिस पार्टी के पास ज्यादा नंबर होते हैं, उस पार्टी का उम्मीदवार कहीं ना कहीं उस पद का उम्मीदवार होता है या दावेदार होता है। तो एक बार विपक्षी एकता बन गई, उसके बाद सब मिलकर लड़ेंगे और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को हम रोक पाए तो निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि किस पार्टी के पास ज्यादा सांसद है। कांग्रेस पार्टी के पास कितने सांसद होंगे, मैं इसका अभी तक प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं और कर भी नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस पार्टी में हम सबके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो श्री राहुल गांधी जी हैं, ऐसा हमारा साफ साफ मानना है। लेकिन सर, सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे उसका प्रधानमंत्री होगा, ऑब्वियस सी बात है कि होना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ खास बात यह है कि उनके कम नंबर होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक नहीं, कई बार इस तरह का अनुभव देखने को मिला है। आज भी देखिए तो उनके उम्मीदवार कम है, उनके विधायक कम है, मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी के सबसे ज्यादा विधायक है लेकिन वो उप मुख्यमंत्री है। तो यही क्या एक कला है उनमें? क्या वो इसी फॉर्मूले को अपनाकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं, बन सकते हैं? देखिए, बिहार में जो सत्ता पलट हुई वो उसकी एक अलग कहानी है, अलग पृष्ठभूमि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम विधायक के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पहले भी कांग्रेस और एनसीपी के बीच जब गठबंधन था तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या कुछ कम थी, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सब अपवाद हैं। हर कानून का, हर व्यवस्था का एक अपवाद होता है। हर राजनीति में अपवाद स्वरूप ये सब होते रहते हैं। आज मैंने कहा कि बहुत जल्दी है कहना, और इसलिए भी कि अभी तक नीतीश कुमार जी ने खुद कुछ नहीं कहा है। नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो या नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता कोई इस प्रकार की बात कहे, ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। ये तो मीडिया में उछाल दिया गया है। हो सकता है मीडिया में जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हो सकता है नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के बहाने जो विपक्षी एकता का नया ध्रुवीकरण तैयार हो रहा है, उसको तोड़ने या बिगाड़ने के लिए ये सब इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो पहले नीतीश कुमार जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आगे तय होगा या पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियां एकजुट हों और अपने अपने दावे को एक दरकिनार करके कैसे लड़ा जाए बीजेपी से और जीता जाए, इसकी रणनीति तैयार करें। लेकिन सर, विपक्ष आप जैसे कह रहे हैं कि एकजुट होने की, नीतीश कुमार ने एक कदम चल दिया, लेकिन आपको लगता है कि ममता बनर्जी या दूसरे जो खिलाड़ी है वो क्या वाकई में एकजुटता दिखाएंगे? हमने अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा, एक छोटी सी बात को लेकर ममता बनर्जी ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया, उनके सांसदों ने वोटिंग नहीं की। तो ये जो एकजुटता की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024 तक ये बनी रह पाएगी? इससे देखिए, ममता दीदी की अपनी जो विश्वसनीयता है ना, वो बिगड़ जाएगी। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में किया वो अच्छा नहीं था। चलो एक बार किया, शायद लोग माफ कर दें या भूल जाएं। लेकिन बार बार अगर विपक्षी एकता में सेंध लगाने का काम कोई भी विपक्षी नेता करेगा या विपक्षी पार्टी करेगी तो अंततः वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उनके एक्सपोज होने के बाद उनके अपने स्टेट में उनके अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी जी हों या केजरीवाल जी हैं, इन सब लोगों को अगर वो सही मायने में वर्तमान व्यवस्था से क्षुब्ध हो चुके हैं और इसमें एक परिवर्तन चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सबको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और यह एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने की। उसके बाद तय होगा कि कौन क्या बनेगा। लेकिन आखिरी सवाल,
क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस के अलावा कोई अगर दूसरा चेहरा जिस पर सहमति बनती है बाकी लोगों की, तो क्या कांग्रेस उसे समर्थन करने के लिए तैयार है? मेरा सवाल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लेकर स्पेसिफिक। देखिए, कांग्रेस ने इससे पहले भी जो अपोजिशन वाले या सोशलिस्ट माइंडेड नेताओं की जब सरकार बनी तो बाहर से रह के समर्थन देने का काम किया है। अगर ऐसी नौबत आई तो हो सकता है बाहर से रह के कांग्रेस समर्थन देने की एक भूमिका निभाए, लेकिन मैं आज इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी या बनाने की इच्छा रखेगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इतना मुझे मालूम है और इतना पार्टी के अंदर का एक फैसला मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वो राहुल गांधी हैं। लेकिन इसके पहले देश ने ऐसा अनुभव किया है, जब कांग्रेस पार्टी बाहर में रहकर इस तरह का जो सेक्युलर चेहरा है उसको प्रधानमंत्री बनाया तो सरकारें ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई है। हमने देखा कि एचडी देवेगौड़ा हो या इंद्र कुमार गुजराल हो, सरकारें कांग्रेस पार्टी पर भी फिर आरोप लगने लगते हैं कि पार्टी जो है वो सरकार गिरा देती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस प्रकार के जो अनुभव हैं उससे सिर्फ कांग्रेस को सीख नहीं लेना है, बाकी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि अगर स्थिर सरकार चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तो कैसे कांग्रेस पार्टी को साथ में लेना और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कैसे स्वीकार करना है, नहीं करना, इस बारे में अपोजिशन के नेताओं को भी सोचना चाहिए। हम लोगों ने देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अलग अलग स्टेट में जो रीजनल पार्टी है, खासतौर से आप जिनकी बात कर रहे हैं अपोजिशन, वही आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। हमने बिहार में भी अनुभव देखा, आरजेडी आपको सही तरह की सम्मानजनक सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, गुजरात में हम देख रहे हैं कि केजरीवाल वहां पर आपका खेल बिगाड़ने के लिए पहुंच गए। गोवा में जो स्थिति थी वो सभी के सामने है, बीजेपी पूरा मैदान मारकर ले गई, वहां पर भी ममता बनर्जी ने आकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। देखिए, गोवा में जो हुआ वो साफ साफ दिखा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने का एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसके तहत निश्चित तौर पर कांग्रेस के अपने जो सेकुलर वोट थे उसमें डिवीजन हुआ और नुकसान हुआ पार्टी का। जहां तक पश्चिम बंगाल में की बात है तो वहां पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने स्वयं कहा था कि हमको अलायंस नहीं करना, नुकसान हो या लाभ हो, तो उन्होंने लेफ्ट से अलायंस करके एक चुनाव लड़ा जिसके अंदर हमको बहुत फायदा नहीं मिला। अब रह गई बात बिहार की बात, तो हाँ, एक आध सीट के ऊपर इस प्रकार की बहस हुई थी। वो जब दो पार्टियां साथ में काम करती हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन एक आरजेडी और कांग्रेस का वहां गठबंधन बहुत पुराना है और आगे भी यह गठबंधन उतना ही मजबूती से काम करेगा और उस गठबंधन में अब नीतीश जी आ गए हैं तो उसको और भी मजबूती मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। हाँ, अपोजिशन में के जो अलग अलग रीजनल पार्टियां हैं उनका कांग्रेस के साथ यदा कदा किन्हीं मुद्दों पर बहस होता है, लेकिन सभी पार्टियों को, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा दिल करके कैसे सबको एक साथ लिया जाए, इस बारे में एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम कामयाब होंगे। शुक्रिया बात करने। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब इस बातचीत का यही निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए सभी विपक्षी दलों को जो है वो एक मंच पर एक साथ लाने की जरूरत है, तभी 2024 का जो आम चुनाव है वहां पर बीजेपी के इस जीत के रथ को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।